इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे 2025 में बैकएंड को मास्टर कर सकते हो और एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हो। ये पूरा गाइड मैंने बनाया है। अब ये गाइड आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है। 2025 एंड आने वाले साल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बदलेगा, तो ये गाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग डायरेक्टली पढ़ते थे, फ्रेमवर्क कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेते थे और हमारा काम हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है एक हाई पेइंग जॉब के लिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो शेयर करना है। आप कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम लिख दीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आप स्प्रिंग बूट सीखना चाह रहे हो तभी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई भी बैकएंड फ्रेमवर्क सीखना चाह रहे हो, ये गाइड आपके लिए भी है, तो आप भी ये वीडियो देखिए। अब स्टार्ट आपको कहाँ से करना है? स्टार्ट आपको कोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से ही करना है, क्योंकि देखो फंडामेंटल हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने फंडामेंटल सीख लिया तो ऑब्वियस ही बात है आपको फ्रेमवर्क सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो स्टार्ट आप कोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से सीखिए। जैसे आप कोई भी एक अपने चॉइस की लैंग्वेज चूज़ करिए। अब डिपेंड करेगा कि आप फ्रेमवर्क बैकएंड में कौन सा सीखोगे आगे चल कर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्प्रिंग बूट सीखना चाह रहे हो आगे चल के, तो आपको जावा पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप नोड.जेएस एक्सप्रेस बैकएंड में सीखना चाह रहे हो फ्यूचर में, तो आपको जावास्क्रिप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप जेंगो सीखना चाह रहे हो या फ्लास्क सीखना चाह रहे हो, तो आपको पाइथन पे फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन फ्रेमवर्क किस लैंग्वेज पे काम करता है, आपको वो लैंग्वेज अच्छे से सीखनी पड़ेगी। उसके बेसिक्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इफ़ लूप या इफ़ लूप्स, ऐसा करके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से आपको सीखने होंगे। क्योंकि देखो यार, अगर आप बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हो तो वही कॉन्सेप्ट बार बार यूज़ होता है फ्यूचर में जब आप फ्रेमवर्क सीखते हो। तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सीखा नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप फ्रेमवर्क सीखने लगे तो उनकी ज़रूरत पड़ने लगी, तो आपको फिर वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बार बार वही जा करके वही चीज़ आपको फिर से दोबारा सीखनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है कि आप स्टार्ट करने से पहले ही आप कोर फंडामेंटल्स जो है वो सीख लो और आप अच्छे से देन जाके फ्रेमवर्क सीखना स्टार्ट करो। तो आप एक जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्प्रिंग बूट आप सीखना चाहते हो बैकएंड में, तो आप जावा पे जाओ, जावा के अच्छे से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ो एंड सीखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी मिस ना करो। जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, ऐसे करके जितने भी क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर वगैरह, वो सब चीज़ आपको अच्छे से सीखनी है। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, आप पाइथन यूज़ करो तब भी आपको क्लास ऑब्जेक्ट्स अच्छे से सीखना है। अब इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं क्लास ऑब्जेक्ट्स के, या और ऊप्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ऐसे करके इनकैप्सुलेशन है, ऐसे करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको सीखना ही सीखना है। उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पैकेजेस वगैरह, वो सब चीज़ आपको सीखना ही सीखना है। अब ऑब्वियस बात है, अगर आपने इतना सीख लिया तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आप फिर आगे जाने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आपने इतना ही नहीं सीखा, इसका सिंपल सा मतलब है कि अब आप आगे जाने के लिए रेडी नहीं हो। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पहली जो भी पहला स्टेप आपका होगा उसमें आपको बेसिक प्रोग्रामिंग ही सीखनी है, आज चाहे कल। अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब ये सारा काम सीख लेना है तो आपको कोशिश करनी है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आप सीख रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करो रियल वर्ल्ड में। जैसे छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाओ, बैंकिंग का एक छोटा सा कमांड लाइन एप्लीकेशन बनाओ। एंड वो सिर्फ ये सीखने के लिए है कि आप कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हो, उनका रिलेशन क्या है रियल लाइफ में। आप जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो उनको रिलेट करके तब सीखो, तभी चीज़ें आप अच्छे से सीख पाओगे। अब एक बार चीज़ें हो गई, अब आपको देखो बहुत अच्छी जॉब लेनी है, हाई पेइंग जॉब लेनी है, तो आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी, दैट इज़ अ डीएसए। अब मैंने यहाँ पे बेसिक डीएसए लिखा है जो कि मैंडेटरी है। बेसिक डीएसए आपको आनी ही आनी चाहिए। एडवांस डीएसए भी आप सीख सकते हो अगर आपको और अच्छी जॉब चाहिए। तो अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए भैया, 15 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, तो आपको डीएसए सीखना ही पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा कि भाई अगर आप बेसिक सीखना चाह रहे हो तो बेसिक सीख लो, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यू में, कहीं भी जाओगे इंटरव्यू देने बेसिक डीएसए के क्वेश्चंस होंगे। जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स, इन 5 या 6 टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वो तो आपको सीखना ही सीखना है। एरे, इनकी इम्प्लीमेंटेशंस, इनके ऊपर ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज़, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड बाकी जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके एल्गोरिदम्स, उनकी सबकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी चीज़ें आपको दी जा सकती है इंटरव्यू में सॉल्व करने के लिए, पूछा जा सकता है आपसे, तो वो आप बता सको, इस लेवल पे आप सीखो।
कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स भी हैं, उनको भी सीखना है, जैसे सर्चिंग के एल्गोरिदम्स, सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स। कुछ रियल टाइम यूज़ केसेस भी आपको दिए जा सकते हैं इंटरव्यू में, कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा एक एरे दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि भाई आप कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करोगे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो उस हिसाब से क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहो अगर आपको बहुत अच्छी जॉब चाहिए। अब एक दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जितना आप कर सको। सॉल्व प्रॉब्लम्स एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सको उतना करो। जैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम 200+ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो अपने आप से। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, लीड कोड वगैरह, वहाँ से जाकर सॉल्व कर सकते हो, या आप ChatGPT वगैरह यूज़ करके आप लिस्ट निकाल सकते हो एंड देन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या यूज़ करोगे? अप्रोच सिंपल है। पहले तो आप कोशिश करो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी हो जाएगी, प्रोग्रामिंग स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप ChatGPT वगैरह की हेल्प लो। इंटरनेट पे जो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया गया है उनको पढ़ो और सीखो कि क्या अप्रोच होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देन आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो जिस प्रॉब्लम पे आप फंसे थे। कोशिश करो कि लॉजिक को समझने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर आप लॉजिक समझोगे नहीं, किसी दूसरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उठा के सिंपली लिख दोगे और आप अंदर ही अंदर खुश हो जाओगे कि हाँ मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप उस प्रॉब्लम से कोई सीख नहीं लेते हो, उस तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो, तब तक पहली वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख करके लिख देना बेकार है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करो कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे जो बंदे कर चुके हैं उनका सॉल्यूशन तो देखो, बट उससे सीखने की कोशिश करो, सो दैट जब नेक्स्ट बार में कोई क्वेश्चन आए आपके सामने तो उसको आप सॉल्व कर सको। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और किसी भी तरीके का जो इंटरव्यू क्वेश्चन होगा उसको आप हैंडल कर पाओगे। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। तो इतना तो बेसिक है भाई, इतना तो आपको सीखना ही सीखना है। उसके बाद अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको क्या करना है, आपको डेटाबेसेस सीखने हैं। डेटाबेसेस में जैसे आपके पास रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, MySQL है, पोस्टग्रेस है, Oracle DB है। तो इन सब डेटाबेसेस को सीखने की कोशिश करो। बट अब देखो, सब मत सीखने बैठ जाओ। ये जितने भी रिलेशनल डेटाबेसेस वो सारा एक ही तरीके से काम करते हैं। जैसे आपने MySQL सीखा, पोस्टग्रेस सीखा या फिर Oracle सीखा, इन तीनों में से अगर आपने कोई भी सीखा तो कॉन्सेप्ट एक ही तरीके का चलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप MySQL उठा लो, MySQL को अच्छे से सीख लो, वो अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर लो। देन बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो पोस्टग्रेस आप सीख लोगे, Oracle आप सीख लोगे। तो इसी तरह इसमें से आपको एक ही डेटाबेस अच्छे सीखना है। ठीक है, ऐसा नहीं सब उठा के बैठ जाओ। एक डेटाबेस MySQL सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी जो कॉमन क्वेरीज हैं, यूज़र कैसे हैंडल होता है, इंडेक्सेस, क्वेरी की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें भी आप सीख लो। क्योंकि जब आप बैकएंड का इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया एंड चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को आपको मतलब बेसिकली आप हैंडल कर सको भाई इंटरव्यू में। अब यहाँ बात आती है एक तरीके के और भी डेटाबेसेस हैं। जैसे हमारे डेटाबेसेस होते हैं MongoDB, कैसेंड्रा, ये सारे डेटाबेसेस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं NoSQL डेटाबेसेस या फिर डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस। तो आप इसको भी आप सीख सकते हो। जैसे अब आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है MongoDB, तो MongoDB सीख लो, कैसेंड्रा, DynamoDB, इनमें से आप एक सीख लो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि यार आप रिलेशनल डेटाबेसेस से स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में अभी भी यही यूज़ होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक सीख लेते हो तो आपको दूसरे सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो रिकमेंड करूँगा कि भाई आप MongoDB या फिर MySQL में से एक सीख लो। MySQL सीखो, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से MySQL काफ़ी अच्छा है एंड जो क्वेरीज वगैरह चलाओगे वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू में मिल जाएंगे भाई, वो क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बट क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा चल रही है, अगर आप जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख रहे हो तो आप MongoDB भी सीख सकते हो। आप प्रिपेयर रहो, फ्यूचर में आपको NoSQL डेटाबेस पे भी काम करना पड़ सकता है, रिलेशनल डेटाबेसेस पे भी काम करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल ये मत सोचो कि भाई एक ही सीखूंगा। ठीक है, आप प्रिपेयर रहो सब सीखने के लिए। अब देखो, MongoDB के साथ जब आप काम करोगे या फिर MySQL के साथ जब आप काम करोगे तो आपको मैनुअल क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। अब मैनुअल क्वेरीज, क्योंकि आप तो बैकएंड सीख रहे हो, डेटाबेस अलग चीज़ है, आपने मान लो सीख लिया, लेकिन जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो जो बैकएंड डेवलपर होता है या वो क्वेरीज को खुद से नहीं लिखता है। उसके लिए क्या होता है कि हम ORMs यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। जैसे जावा में हाइबरनेट होता है, Node.js में स्क्वलाइज होता है, इसी तरह आप जेंगो का अलग से ORM आप सीखते हो। तो इस तरह से अलग अलग ORM टूल्स हैं। अब ये ORM टूल्स क्या करते हैं, इनमें हम लोग टेबल्स को और क्लास को मैप कर देते हैं।
अब एक बार मैपिंग कर दी, फिर हमें वो क्वेरीज मैनुअल नहीं लिखनी पड़ती हैं, ORM टूल अपने आप से क्वेरीज को लिख देते हैं। तो आजकल ORM बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप बैकएंड में स्प्रिंग बूट वगैरह यूज़ करोगे तो वहाँ पे तो हैमनेट यूज़ होगा ही होगा। देन अगर आप नोड जेएस वगैरह यूज़ करते हो, एक्सप्रेस यूज़ करते हो, प्रिज्मा वगैरह, वहाँ भी यूज़ होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ORM आपको सीखना मैंडेटरी है, ORM आपको सीखना ही सीखना है। जेंगो यूज़ करोगे तो वहाँ पे जेंगो का ORM खुद का है, तो ORM आपको सीखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ORM होता क्या है। डेटाबेसेस इंडेक्सिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ मैंने भी बताई थी, क्योंकि जब आप रॉ डेटाबेस या रॉ क्वेरीज के साथ काम कर रहे होते या ORM के साथ काम कर रहे होते, डेटाबेस है अगर आपके डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, नॉर्मली क्वेरीज लिख देते हो, काम तो होता है बढ़िया चकाचक। लेकिन जब आपके प्रोजेक्ट पे यूजर्स बढ़ने लगते हैं, क्वेरीज ज़्यादा फायर अप होने लगती हैं, मल्टीपल क्वेरीज एक साथ फायर अप होने लगती है, तो वहाँ पे आपको इंडेक्सिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। अदरवाइज आपके डेटाबेस की परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरने लगती है। तो वो जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कैसे करें, ऑप्टिमाइजेशन से ही होगा। तो हमें वहाँ पे इंडेक्सिंग जैसे टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन में कैशिंग वगैरह सीखना ही सीखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि आपको डेटाबेस को सीखने के लिए क्या करना होगा, डिज़ाइन करना होगा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। अब उसमें जो स्कीमा होती है उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, या आप ई-कॉमर्स एक एप्लीकेशन लीजिए, उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर या स्कीमा डिज़ाइन करिए। चैटिंग एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ऐसे करके जितने भी एप्लीकेशन है उनमें से एक उठाइए, उनका कंप्लीट स्कीमा डिज़ाइन करिए और सीखिए कि कैसे स्कीमा डिज़ाइन होता है, कैसे हम डेटा को हैंडल करते हैं अच्छे से, जिससे हमारी एसेट प्रॉपर्टीज़ या वी फॉलो, रिडंडेंसी वगैरह ना हो, कंसिस्टेंट रहे, वो सब चीज़ रहे। तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है किसी भी डेटाबेस को सीखने के लिए। प्रैक्टिस एसक्यूएल क्वेरीज एंड डेटाबेसेस ट्यूनिंग टेक्निक्स, इसमें वही ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आ जाता है। तो इतना काम आपको डेटाबेसेस में करना है। अब मैं ये स्टेप या ये पॉइंट मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ डेटाबेस से रिलेटेड, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे डेटाबेस यूज़ होगा ही होगा हमेशा। और डेटाबेस यूज़ होगा, इसका मतलब प्रोजेक्ट में आपके डेटाबेस यूज़ हो रहा है। तो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, आप हाई पैकेज के लिए जा रहे हो, तो वहाँ 100% चांसेस हैं कि डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन हो गए तो अगर हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपने डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर किया है एंड कौन सी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ की, कैसे आपने ऑप्टिमाइज कर रखा है। तो वो सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए आपको डेटाबेस के बारे में नॉलेज ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप डेटाबेस समझ पाओगे तभी आप अपने प्रोजेक्ट्स को फुल्ली बना पाओगे। अदरवाइज कोई दूसरा डेटाबेस आपका बना रहा होगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप फुल स्टैक के लिए जा रहे हो, डेटाबेस आपने किसी और से बनवा रखा है, ठीक है। सो इसीलिए आप खुद से करो स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। आपने बेसिक सीख लिया, फंडामेंटल सीख लिया, डेसे के बेसिक सीख लिए, ऊप सीख लिया, डेटाबेस सीख लिया। अब आपको अपना बैकएंड का फ्रेमवर्क मास्टर करना है। इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या सीखते हो या कौन सी टेक्नोलॉजी आपने चूज़ की है। जैसे अगर आपने जावा चूज़ की है तो आपको स्प्रिंग बूट सीखना है। स्प्रिंग बूट के बेसिक सीखने हैं, APIs कैसे बनाते हैं, स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। स्प्रिंग के अलावा स्प्रिंग MVC सीखना है। स्प्रिंग के जितने भी मॉड्यूल्स हैं ऑलमोस्ट सीखने ही सीखने हैं। एंड इस स्प्रिंग बूट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ में अगर स्प्रिंग बूट से रिलेटेड, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड अगर आप सीखना चाह रहे हो तो हमारे लाइव बैचेस भी चलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। एंड डिटेल के लिए नंबर भी दिया गया, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल में हम लोग चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखना है स्प्रिंग बूट से रिलेटेड एवरीथिंग। साथ ही साथ में माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें भी सीखनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा माइक्रो सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको मास्टरी करनी ही चाहिए। तो अब जैसे स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा JPA है डेटाबेस, वही यहाँ पे हाइबरनेट वाला कॉन्सेप्ट स्प्रिंग डेटा JPA हमें देगा। देन स्प्रिंग सिक्योरिटी है, स्प्रिंग क्लाउड है। स्प्रिंग क्लाउड के प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब चीज़ के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। और बेसिकली आपको प्रोजेक्ट बनाना सीखना है, यहाँ पे REST APIs बनानी सीखनी है बैकएंड से। तो वो सब चीज़ आपको सीखना है अगर आप बैकएंड का फ्रेमवर्क सीख रहे हो। अगर आप नोड सीख रहे हो, वैसी बात आपको एक्सप्रेस सीखना है या फिर Nest.js सीखना है, तो नोड से बैकएंड करना चाह रहे हो तो Express.js में अच्छे से मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आप तो या तो फ्लास्क सीख लो या फिर Django सीख लो, पाइथन का फ्रेमवर्क है बैकएंड के लिए। देन अगर आपको गोलैंग सीखना है तो आप जिन या फिर फाइबर वगैरह सीख सकते हो। ऐसा करके PHP के लिए आप लारावेल सीख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, बैकएंड के लिए। कोई भी सीखो, बट उसको अच्छे से सीखो। आप बैकएंड डेवलपमेंट कर पाओ, इस लेवल पे सीखो, APIs बना पाओ, सिक्योरिटी वगैरह लगा पाओ। तो वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेन फोकस करना है कि कैसे आप CRUD APIs बनाते हो फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। यहाँ पे जब आप सीख रहे हो तब आपको AI वगैरह नहीं यूज़ करनी, ChatGPT वगैरह नहीं यूज़ करनी है। हाँ, कभी कभी आप हेल्प ले सकते हो ChatGPT से, बट ऐसा ना हो कि आपने कमांड दे दिया पूरा कि भैया बिल्ड CRUD ऑपरेशन फॉर मी इन स्प्रिंग बूट, तो अब फिर तो वो बना देगा, आप क्या सीखोगे, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप सीख रहे हो तो आपको वहाँ पे ChatGPT नहीं यूज़ करना, हेल्प के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब
फिर जब आपने APIs बना ली तो आपको इम्प्लीमेंट करना है ऑथेंटिकेशन। अब इसमें आप JWT यूज़ कर सकते हो या फिर OAuth2 यूज़ कर सकते हो, बट आपको समझना पड़ेगा कि JWT क्या है, OAuth2 क्या है, स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे काम करती है, बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। अगर आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर आप Node.js वगैरह सीख रहे हो, पाइथन सीख रहे हो या Django सीख रहे हो, तो उस हिसाब से आपको इम्प्लीमेंटेशन बदल जाएगी। बस JWT की इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग फ्रेमवर्क में अलग हो जाएगी, OAuth2 की अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन अलग हो जाएगी, बट JWT है क्या, कॉन्सेप्ट सारे फ्रेमवर्क्स में सेम ही रहने वाला है। उसके बाद आपको वर्जनिंग सीखनी है कि कैसे हम APIs का वर्जन डिसाइड करते हैं। वर्जन V1 V2 ऐसा करके APIs की वर्जनिंग होती है। रेट लिमिटिंग एंड जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सारी हमें सीखनी पड़ेंगी। तो इतना जब आप कर लोगे, जब आप बैकएंड में मास्टर कर रहे हो, तो आपको फ्रेमवर्क को मास्टर करना ही पड़ेगा। और ये जो बेसिक चीज़ें वो मैंने बताई हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप कहोगे तो बैकएंड में क्या क्या आपको सीखना चाहिए, उसका एक कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगा। कौन कौन से प्रोजेक्ट करने चाहिए उसका भी कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना दूंगा। बट ये स्टेप बीच का स्टेप है। अगर आप अच्छा जॉब लेना चाह रहे हो तो आपको ये बीच का स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक बैकएंड का फ्रेमवर्क आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे से बैकएंड की APIs को बना सको, उसको सिक्योर कर सको, बाकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप सॉल्व कर सको। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि अब 2025 या उसके बाद 26-27 जब आप इसमें यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और बैकएंड सीख रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैकएंड के मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से काम नहीं होगा। आपको माइक्रो सर्विसेज के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। जैसे API गेटवे क्या होता है। अच्छा, इससे पहले भी आपको माइक्रो सर्विसेज बनाना आना चाहिए, माइक्रो सर्विसेज का कम्युनिकेशन आना चाहिए। तो API गेटवे आपको सीखना पड़ेगा। जैसे API गेटवे कैसे इंप्लीमेंट करते हो, API गेटवे होता क्या है। जैसे स्प्रिंग में हम लोग, स्प्रिंग बूट में हम लोग स्प्रिंग क्लाउड गेटवे यूज़ करते हैं एंड Nginx वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे API गेटवे इंप्लीमेंट किया जाता है अपने प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। सर्विस डिस्कवरी क्या होता है, यूरेका की हेल्प से आप करते हो तो क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। लोड बैलेंसिंग क्या होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिंग एंड ट्रेसिंग क्या होता है, ELK स्टैक वगैरह क्या होता है, जिपकिन क्या है, ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है, अपाचे काफका, RabbitMQ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनको कैसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना है, एटलीस्ट आपको समझना तो पड़ेगा। अदरवाइज इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, फिर आप मुंह खोल के बैठे रह जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे बढ़िया है कि आप जितने भी माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको एक बार समझ लो, प्रोजेक्ट बना लो, इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। सर्किट ब्रेकर पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। रेजिलियंस 4J, हिस्ट्रिक्स तो वैसे भी अब आउटडेटेड हो गया। तो अब रेजिलियंस 4J के कॉन्सेप्ट्स, अब इसमें सर्किट ब्रेकर पैटर्न्स आता है, रेट लिमिटिंग वगैरह आती है, बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये सब चीज़ हम लोग अपने पेड बैच में पढ़ते हैं, ठीक है, एवरीथिंग। बट हम लोग स्प्रिंग बूट यूज़ करते हैं। तो अभी माइक्रो सर्विसेज का बैच हम लोग का चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप नंबर पे क्वेरी कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात है, सागा पैटर्न्स वगैरह के बारे में भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे एक माइक्रो सर्विसेज को डिज़ाइन करते हो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे E-कॉमर्स है, पेमेंट सिस्टम है, इन सारे प्रोजेक्ट्स में बेसिकली एक प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रो सर्विसेज का यूज़ कैसे करते हो या माइक्रो सर्विसेज यूज़ करके कैसे अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारे पैटर्न्स आप कैसे यूज़ करते हो उस प्रोजेक्ट के अंदर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप बना लेते हो तो ऑलमोस्ट चीज़ें बैकएंड की आप सीख जाओगे। अब देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो सर्विसेज यूजिंग काफका एंड RabbitMQ। ये वही चीज़ है कि अगर आपके पास 2 माइक्रो सर्विस है तो कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करोगे काफका और RabbitMQ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ ऑलमोस्ट सीखोगे माइक्रो सर्विसेज में एंड इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद डेवऑप्स के टूल भी आपको आने चाहिए भाई, कि एक बार आपने प्रोजेक्ट बना लिया फिर आप उसको डिप्लॉय कैसे करोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसे क्लाउड प्रोवाइडर AWS या फिर Azure या फिर GCP या डिजिटल ओशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। AWS के सर्विसेज पता होनी चाहिए कि EC2 इंस्टेंस क्या है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो आपको एटलीस्ट जो कॉमनली यूज सर्विसेज हैं उनको तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट AWS सर्विसेज, जैसे मैंने बताया आपको EC2 है, S3 है, RDS है, लैम्डा है, DynamoDB है, API गेटवे, IAM, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो पता होनी चाहिए जितनी मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखी। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ केस या फिर डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आपको सीखनी पड़ सकती हैं। फिर CI/CD पाइपलाइंस कैसे बनाते हो, डॉकर, कम्युनिटीज़, जेनकिंस, गिटहब एक्शंस, ये सारे टूल्स हैं कंटिन्यूस CI/CD को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इन टूल्स को आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब चीज़ के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, IAC वगैरह। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग आप कैसे करते हो, ग्राफाना, ELK स्टैक, ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको समझना तो पड़ेगा। प्रोजेक्ट में अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है।
अब आपको करना क्या है बेसिकली, इस पूरा मोटो यही कि अगर आपने बैकएंड की हेल्प से कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको कैसे डिप्लॉय करोगे, ये सारे स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो ऑलमोस्ट भाई आपका काम हो रहा है, ठीक है, आप सही रास्ते पे हो। तो आपको क्या है, डिप्लॉय रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ऑन AWS या फिर GCP विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, डेवऑप्स टूल्स। इतना इंपॉर्टेंट है। अब वो टूल्स देखो दो तरीके से डिप्लॉयमेंट हो सकता है। एक तो आप प्रोजेक्ट को बनाया, डायरेक्टली जार फाइल लेके चला दिए, या फाइल उठाई चला दी, बट वो एक डायरेक्ट तरीका है, उसमें आपने कोई डेवऑप्स नहीं यूज़ किया। तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप चीज़ें सीख रहे हो तो आप डेवऑप्स यूज़ करके देन इंप्लीमेंट करो। बढ़िया है, आप CI/CD पाइपलाइंस को बनाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड देन CI/CD पाइपलाइन की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो AWS या फिर क्लाउड पे। तो आपको मतलब मज़ा आएगा और वो चीज़ें भाई आपके इंटरव्यू पे रिफ्लेक्ट भी करेंगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। अब आपको कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उन पे अगर काम करोगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊँ, यहाँ तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट लिख रखे हैं, बट अगर आप लिख कहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, उनमें कौन कौन से फीचर डाल सकते हो, कैसे प्रोजेक्ट को सोचना है, वो सब चीज़ मैं बता दूंगा आपको अलग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो सिंपल सी बात है, एक तो आप क्या करो, ई-कॉमर्स बैकएंड बना लो विद स्प्रिंग बूट काफका, ठीक है, जिसके अंदर काफका यूज़ करो कम्युनिकेशन पर्पज से, एंड कोशिश करो कि ये जो ई-कॉमर्स बना रहे हो उसमें माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर यूज़ हो, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज यूज़ करो। पेमेंट के लिए ऑलमोस्ट अलग रखो, ऑर्डर के लिए अलग रखो, बाकी आप अलग रख सकते हो। एंड आप उसमें एडवांस चीज़ें यूज़ करो, जैसे काफका वगैरह है, RabbitMQ वगैरह यूज़ करो। कैसे पेमेंट हो गया तो वो पेमेंट सर्विस कैसे दूसरे ऑर्डर सर्विस को कम्युनिकेट करेगी काफका से, या फिर नोटिफिकेशन सर्विस बना सकते हो वहाँ पे। तो एक ई-कॉमर्स बना सकते हो, ई-कॉमर्स का पूरा बैकएंड बना सकते हो, चैट एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, वेब सॉकेट की हेल्प से। अब वेब सॉकेट भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वेब सॉकेट की हेल्प से चैट एप्लीकेशन बना सकते हो, एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बना सकते हो जिसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो। AI पावर्ड एप्लीकेशंस कुछ बना सकते हो जिसमें आप ML मॉडल का यूज़ कर रहे हो, ChatGPT का यूज़ कर रहे हो, या फिर DeepSeek का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप स्प्रिंग AI को एक्सप्लोर करोगे। स्प्रिंग AI एक नया प्रोजेक्ट है स्प्रिंग का, जो हेल्प करता है कि हम AI के मॉडल्स को, थर्ड पार्टी AI मॉडल्स को यूज़ कर सकें या AI सर्विस को यूज़ कर सकें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फाइनल अगर आपको CV में अपने प्रोजेक्ट को ऐड करना है तो आपको 2 या 3 प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बनाने होंगे बैकएंड, और उसको डिप्लॉय करना होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो मेक श्योर कि आपकी CV तगड़ी हो, साथ ही साथ में वो तीनों जो प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस हैं वो आपके CV में मेंशन हो, और उनका बैकएंड एटलीस्ट रन हो रहा हो आपके किसी न किसी AWS क्लाउड पे या डिजिटल के क्लाउड पे कहीं ना कहीं रन हो रहा हो, सो दैट अगर इंटरव्यूअर चाहे तो वो देख सकता है एंड जो स्टैंडर्ड्स आपने यूज़ किए हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स आपके CV में मेंशन हो। ये फ़ायदा है। अब कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे, कुछ सिस्टम डिज़ाइन के भी कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो, क्योंकि भाई इंटरव्यू में अगर आप अच्छे पैकेज के लिए जा रहे हो, अच्छे पैकेज के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन एंड स्केलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स कुछ पूछे जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। जैसे डिज़ाइन पैटर्न्स में सिंगलटन, फैक्ट्री, ऑब्जर्वर, ये तो मैंने कुछ लिख रखे हैं। ऐसा करके बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसके अंदर 14-15 डिज़ाइन पैटर्न, बेसिक डिज़ाइन पैटर्न्स मैंने कवर कर रखे हैं। उनको देख लोगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें वहीं से पूछी जाएंगी। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे स्केलेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए एक बार। शेडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। डेटाबेस स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्केलिंग, तो इसमें क्या है कि आप कैसे स्केल करोगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने कोई डेटाबेस यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इंटरव्यू ने पूछ लिया कि आप डेटाबेस को कैसे स्केल करोगे, बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है, फिर कैसे स्केल करोगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वर्टिकल स्केलिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं, एटलीस्ट आप वहाँ बता सको। फिर कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स, CAP थ्योरम वगैरह, हाई अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स, देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में कैसे हम कैशिंग यूज़ करते हैं, रेडिश वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, CDN एंड असिंक प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ कैसे यूज़ करते हैं। एटलीस्ट इतना चीज़ आपको समझ में आना ही आना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देता हूँ कि आपको क्या करना है कि देखो टेक्नोलॉजी हमेशा डे बाई डे चेंज होती है। जब तक ये चीज़ें सीख रहे होगे तब तक 3 महीना, 4 महीना बीत जाएगा, 6 महीना बीत जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्टे अपडेटेड रहना है, कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड। कोई नया वर्जन आ रहा है, सपोज आपने 3.4 पे काम किया एंड कल को 3.5 आ गया, तो आपको वहाँ पे अपडेट्स क्या हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये चीज़ समझना है। हो सकता है आप इंटरव्यू जाओ तो आपसे चीज़ें पूछी जाएँ या कहीं प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया जाएगा, तो एटलीस्ट आप पुराने प्रोजेक्ट पे काम करो, वर्जन नया होगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी डेवलपर, ठीक है। उसके बाद DSA के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलरली प्रैक्टिस DSA, एटलीस्ट 2 और 3 प्रॉब्लम्स पर डे। तो DSA इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड अब मैं उनकी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ जो एल्गोरिथम पहले से बनी बनाई है। तो
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, मेरा यही आइडिया है कि भाई आप 2-3 प्रॉब्लम्स डेली डीएसए के सॉल्व करो, मतलब 15-20 मिनट दो, आधे घंटे दो। फोकस ऑन सिस्टम डिज़ाइन, रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर। तो इंटरव्यू में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है सिस्टम डिज़ाइन एंड रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर, तो उसके बारे में आपको समझ में होनी चाहिए। आप ब्लॉग्स पढ़ो, जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लॉग्स डालती हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स चेंज होते हैं, उनके ब्लॉग्स आते हैं, तो उनको आप सीखो, वहाँ से आप समझो कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कौन सी कंपनी कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो कर रही है, अगर चेंज कर रही है तो क्यों चेंज कर रही है, क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। तो जब आप अपडेटेड रहोगे तो ये सब चीज़ समझोगे एंड सीखोगे, वो फ़ायदा देगा आपको इंटरव्यू वगैरह में। स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर फ्यूचर में कुछ करना है, आगे कुछ करना है, जॉब्स लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप आज ही से स्टार्ट कर दो, डिसाइड कर लो एवरीथिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड स्टे कंसिस्टेंट। 2-3-4-6-7-8 महीना जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, जब तक आप चीज़ें सीख नहीं जाते हो, तब तक आप कंसिस्टेंट रहो डेली। एंड दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना रखते हैं। किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस पूरे स्लाइड के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा, या फिर वीडियो बना के मैं आपको पूरा डिस्कस करके गाइड करूँगा। इस वीडियो को इतना रखते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।